हाय गाइस, आज हम फ्यूचर टेंस के तीसरे भाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए या कोई सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य की पहचान, रूल्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को समझना बहुत आवश्यक होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके होंगे। इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन भी हो सकता है। यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन होता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे मेरे आने से पहले पिताजी सो चुकेंगे। इस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हुआ है। मेरे आने से पहले पिताजी के सोने का काम पूरा हो चुका होगा। पहले समाप्त हुए कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। आइए अब देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया विल हैव तथा शैल हैव होती है। आई वी के साथ शैल हैव तथा यू ही सी इट आदि के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य। आइए अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल हैव या शैल हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस बिफोर, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, प्लस विल हैव या शैल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का मतलब क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कर्म या वस्तु है। ये इतना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। प्लस बिफोर, बिफोर का यूज पहले या पूर्व जैसे शब्दों के लिए हुआ है क्योंकि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आइए अब इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में मेरे आने की क्रिया से पहले तुम्हारे जाने की क्रिया पूरी हो चुकी होगी। पहले तुम्हारा जाना फिर मेरा आना। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो बाद में समाप्त होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इस वाक्य में सबसे पहला काम समाप्त हुआ है, तुम यहाँ से जा चुकोगे। इसे अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तुम यहाँ से जा चुकोगे इसकी अंग्रेजी होगी यू विल हैव गॉन फ्रॉम हियर। मेरे आने से पहले इस वाक्य को अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, बिफोर आई कम। यू इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रॉम हेयर इसमें ऑब्जेक्ट है। ये इतना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बिफोर का यूज पहले या पूर्व जैसे शब्दों के लिए हुआ है। उसके बाद आई जो है सब्जेक्ट है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी।
यह वाक्य दर्शाता है कि बहन ने माँ के पहुँचने से पहले ही खाना पकाने का काम पूरा कर लिया है, मतलब काम का पूर्ण होना। इस वाक्य में पहले कौन सा काम हुआ है? मेरी बहन खाना बना चुकेगी, इसलिए इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड। माता जी के आने से पहले, अब इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बिफोर मदर कम्स। माई सिस्टर इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द फूड इसमें ऑब्जेक्ट है। ये इतना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बिफोर का यूज पहले या पूर्व जैसे शब्दों के लिए हुआ है। मदर इसमें सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मदर सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक काम का वर्णन होता है। स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल है या शैल है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, विल है, शैल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है मतलब सहायक क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट कर्म या वस्तु है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना काम पूरा कर चुकेंगे। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ही इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में एक निश्चित समय से पहले कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर लेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं या ना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, विल हैव और शैल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है। वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या वस्तु है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। He will not have washed the clothes by evening. He इसमें सब्जेक्ट है, will have हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है, washed वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द क्लॉथ्स इसमें ऑब्जेक्ट है, बाई इवनिंग ये समय बता रहा है, शाम तक। ही के साथ विल हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में एक विशिष्ट समय तक कपड़े धोने की क्रिया पूरी नहीं हुई होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुकेगा। द वॉचमैन विल नॉट हैव स्टेड हेयर बाई नाइट। द वॉचमैन इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है, स्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेयर इसमें ऑब्जेक्ट है, बाई नाइट इसमें समय बता रहा है, रात तक। यह वाक्य बताता है कि रात तक चौकीदार के रुकने का कार्य पूरा नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल, मैं सोमवार तक आपसे नहीं मिल चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव मेट यू बाई मंडे। आई के साथ शैल हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। आई इसमें सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है। मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यू इसमें ऑब्जेक्ट है, बाई मंडे जो है समय बता रहा है।
यह वाक्य भविष्य में मिलने की असमर्थता को दर्शाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप के वाक्य, यदि वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है। सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म या वस्तु है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम 2 बजे तक इस मैच को जीत चुकेंगे? शैल वी हैव वन दिस मैच बाय 2 o'clock। शैल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है, वी इसमें सब्जेक्ट है। वन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, बाय 2 o'clock इसमें समय बता रहा है 2 बजे तक। वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है, इसलिए शैल हैव को लगाया गया है। इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई गई है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। यह वाक्य जीत की संभावना या समय पर मैच खत्म करने के बारे में संदेह व्यक्त कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या प्रिया के पत्र पढ़ने से पहले पिताजी जा चुकेंगे? विल फादर हैव गॉन बिफोर प्रिया रीड्स द लेटर? इस वाक्य में भी क्या शब्द सबसे पहले आया है वाक्य में, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई गई है, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो रहा है। पहले समाप्त हुए कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इस वाक्य में सबसे पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ? सबसे पहले पिताजी जा चुकेंगे। विल फादर हैव गॉन। इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया गया है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है। अब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। प्रिया के पत्र पढ़ने से पहले, बिफोर प्रिया रीड्स द लेटर। बिफोर का यूज पहले या पूर्व जैसे शब्दों के लिए यूज हुआ है। प्रिया सब्जेक्ट है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। रीड में एस का प्रयोग हुआ है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। यह वाक्य बता रहा है कि पिताजी पहले ही जा चुके थे पत्र पढ़ने की क्रिया से पहले। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड टाइप के वाक्य, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हो तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लगानी है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले WH वर्ड, फिर प्लस विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम दोपहर तक किसे आमंत्रित कर चुकोगे? Whom will you have invited by noon? इस वाक्य में किसे शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई गई है। Whom WH वर्ड है, will have इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है, you इसमें सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, by noon ये समय बता रहा है दोपहर तक। यह वाक्य बताता है कि आने वाले समय भविष्य में दोपहर तक किसी कार्य मतलब आमंत्रण के पूर्ण होने की संभावना है। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे? What will father have done before you reach? इस वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो रहा है।
पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे? पिताजी क्या कर चुकेंगे यह कार्य पहले समाप्त हुआ है, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। वाक्य के बीच में क्या शब्द आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई गई है। What will father have done? अब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तुम्हारे पहुंचने से पहले बिफोर यू रीच। व्हाट इसमें WH वर्ड्स है। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। फादर इसमें सब्जेक्ट है। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये इतना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बिफोर का यूज पहले के लिए हुआ है। यू इसमें सब्जेक्ट है। रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।